दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है भाषा संज्ञान और समाज। दोस्तों आपका ये पेपर 35 नंबर का आपका पेपर होगा और इसका यूनिट 1 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसी यूनिट से बनेंगे और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके सेकेंड यूनिट से बनेंगे। तो आपको दोस्तों ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है यूनिट फर्स्ट में। तो इसके दोस्तों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और दोस्तों बाकी के 3 पेपर के नोट्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाषाई अस्मिता से जनतंत्र कैसे मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भाषाई अस्मिता की स्वीकृति जनतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है, इससे जनतंत्र मजबूत होता है। सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने से जनतंत्र मजबूत होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाषाई अस्मिता अपनी पहचान किस प्रकार कायम करती है। तो भाषाई अस्मिता किसी परिवार, समाज, राष्ट्र की आशा आकांक्षा, हताशा निराशा, जय पराजय और सपनों को प्रकट करते हुए अपनी पहचान कायम करती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषाई अस्मिता को स्वीकार करने से लोकतांत्रिक राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भाषाई अस्मिता को स्वीकार करने से किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के सहज विकास में बाधा नहीं पड़ती, बल्कि लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन, बांग्लादेश में जो भाषा आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के पूरे चांसेस इस क्वेश्चन के बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, उन पर उर्दू थोपा जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश में भाषा का आंदोलन हुआ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार किस आधार पर राज्यों के गठन के लिए असहमत थी। ये प्रश्न भी दोस्तों डीएलएड 2016 में आया है। देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए असहमत थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता। ये भी प्रश्न दोस्तों 2016 में क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट आंसर है, हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो भारत की पूर्वी पाकिस्तान एवं उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन शैली पर धर्म के विकास में किसका जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, हमारी जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव के चलते अनेक मुहावरों, कहावतों, बिंबों, प्रतीकों और कथाओं का जन्म होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस सन में शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई 1923 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा किन विभाजनों की असमानता को दूर करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा, भाषा जेंडर, जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि विभाजनों के आधार पर होने वाली असमानता को दूर करने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1956 में श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन में किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका में सिंहल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन कब और किसके विरुद्ध चलाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन 1921 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं कि भाषा का रिश्ता सामान्य रूप से किससे होता है। तो भाषा का रिश्ता जो है सामाजिक संरचना से होता है। जैसा हमारा समाज बोलता है तो समाज में जो अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम उसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, भाषा क्या क्या दर्शाती है। तो भाषा किसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी रिश्तों को बयान करती है और तमाम तरह की सामाजिक, आर्थिक ऊंच नीच को दर्शाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, हर बच्चा भाषा का एक सार्वभौमिक स्वरूप लेकर पैदा होता है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और वे बिना किसी औपचारिक शिक्षण के स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की भाषा सीख लेते हैं। उन्हें बस ज़रूरत होती है एक अनुकूल एवं उपयुक्त भाषाई माहौल की। वर्ग का बनना किस बात पर निर्भर करता है।
तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कि वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद के साधनों पर किसका अधिकार है। उदाहरण के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर वर्ग और जो दूसरों के श्रम को खरीदकर अपने हित में उपयोग करते हैं उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन से दो वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, ये दोनों किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अंतर क्या है? डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा, जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। मजदूर को ही सर्वहारा कहते हैं, जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में इसका उपयोग करते हैं वे बुर्जुआ वर्ग कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? तो भाषा और लिपि में प्राचीन भाषा है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के बाद हुआ। पहले हमने बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। तो दोस्तों भाषा और लिपि के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका जो यूनिट है वो भाषा और लिपि पर ही आधारित है, तो पूरी जानकारी आपको इसमें ले लेनी है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। लिपि, अगला प्रश्न है, लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? तो लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा एवं लिपि में संबंध प्राकृतिक है या मानवीय? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कोई एक तर्क दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, भाषा एवं लिपि के मध्य संबंध मानवीय है, क्योंकि हम एक भाषा के अनेक लिपियों में लिख सकते हैं तथा कि इसी प्रकार एक ही भाषा के वाक्य को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। इसके मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ई व य प्रत्यय से बने दो दो शब्द स्त्रीलिंगवाची में लिखिए। तो ई प्रत्यय स्त्रीवाची बोली में देखते हैं, बोली, धमकी, चोटी, खोटी, टोपी, मतलब कि ई प्रत्यय होना चाहिए और स्त्रीवाची होना चाहिए। ई प्रत्यय से द्वितीया, तृतीया और तृतीया, तो ये से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके ज़्यादातर आते हैं, तो आप इनके भी थोड़ा अच्छे से देखें। वर्ग किसे कहते हैं? बेबर का कहना है कि वर्ग का निर्धारण शक्ति या प्रतिष्ठा से है। गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहत स्तर के लोगों का समूह है। यह प्रतिष्ठा समूह है, शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाज में वर्गों की भाषा कौन सी होती है? समाज में वर्गों की भाषा, तो इसका राइट आंसर होगा, उच्च वर्ग वाले प्राय शिष्ट, शुद्ध, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग वाले तद्भव, सरल, समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न वर्ग वाले अशुद्ध, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? दो लोकोक्तियां अर्थ सहित लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वे कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहे जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, अंधों में काना राजा, तो अयोग्यों में कम योग्य व्यक्ति आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका जो अर्थ है, अयोग्य का बड़ा लाभ। अगला प्रश्न है, मुहावरों से क्या आशय है? तो दो अर्थ, उदाहरण अर्थ देने हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा, एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाक्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। उदाहरण पहला है इसका, नमक मिर्च लगाना, बढ़ चढ़कर बात करना। दूसरा उदाहरण है, सिर चढ़ाना, अत्यधिक महत्व बताना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेंडरीकरण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, जीवन में सेक्स की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देखकर की जाती है। इसी पहचान से पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती है। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है उसे जेंडरीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तो इसका अच्छे से इस बारे में जान। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भाषा के संदर्भ में अस्मिता से क्या अर्थ है, स्पष्ट करना है।
तो भाषा के अर्थ में अस्मिता का अर्थ है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा की यही पहचान स्वतंत्र से भी जुड़ी है। भाषाई संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत माना है। यहाँ कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं को महत्व को स्वीकारा है। फिलहाल इस सूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी है उस बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। समय समय पर यह सूची बढ़ती रही है, अर्थात सूची में नई नई भाषाएं शामिल होती रही है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दोस्तों भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भाषाओं को, तो राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी मसला यह है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों उसमें हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए रखती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन करना है। भाषा और क्षेत्र के मध्य जो संबंध है उसका वर्णन करना है। दोस्तों आप इसमें एक बात देख रहे होंगे कि भाषा एवं क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए अथवा में है, और भाषा और क्षेत्र में संबंध बताना है। भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। दोस्तों कई प्रकार से ये प्रश्न आ चुका है, 19 में आया है, 18 में आया है, 17 में आया है, 20 में भी दोस्तों आया है। तो ये प्रश्न दोस्तों इस बार भी आएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। तो दोस्तों कुछ अलग टाइप से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें। भाषा का और लिपि का दोस्तों प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि सारा जो यूनिट है आपका इसी ऊपर है। तो बड़ा प्रश्न दोस्तों यहाँ से एक बनेगा, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें। तो आइए इसका राइट आंसर जो देखते हैं। भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताओं भाषाओं में प्रभावित किए बिना नहीं रहती। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। इस बदलाव का प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है, अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में रेत से संबंधित अनुभवों को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं जो क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं को ही उद्घाटित करती है। धरती धोरारी, धोरारा धनी, झीणी रेत आदि कथन को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान का एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ लंबे समय तक सामंतवाद रहा। सामंतवाद के कारण राज्य रजवाड़े के बीच निरंतर युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती थी। इसका भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसमें महाप्राण ध्वनियों को और बलघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियाँ इसमें मुहावरों में भी सुरक्षित रहती हैं। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों को भी उदाहरण रूप में देखा जा सकता है, जैसे घात में फिरनो, घात लगानी, घी घालनी, घी खिचड़ियाँ होनी आदि। इसके साथ ही भौगोलिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष में भी भाषा के अनेक नए शब्दों को निर्माण के साथ ही भिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भाषा एवं लिपि पर टिप्पणी देनी है। 18 में प्रश्न आया है, और इसके अथवा में जो प्रश्न है, भाषा और लिपि से आप क्या समझते हैं, निरंतर जो अंतर बताना है इन्हें दोनों में, और परस्पर संबंध को भी स्पष्ट करना है। तो डीएलएड 2017 में क्वेश्चन आया है ये। और इसके जो अथवा में प्रश्न है, लिपि और भाषा में संबंध को स्पष्ट कीजिए, ये 16 में आया है। तो दोस्तों काफ़ी सालों से प्रश्न, पिछले साल के प्रश्न भी दोस्तों रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो आप एक बार पिछले साल का पेपर जरूर देख लें। हमारे चैनल पर दोस्तों आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से पिछले साल के पेपर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। भाषा का बारे में जानते हैं पहले। भाषा भावाभिव्यक्त एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिनका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का या अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अश्रुधारा से ही कर पाता है। और लिपि की अगर हम बात करें तो मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, मनुष्य की भाषा है।
उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों तथा विचारों को जब रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। लिपि से तात्पर्य लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को रूपायित किया जाता है, अर्थात अथवा आकार दिया जाता है। जब कहने वाला सामने होता है तो उसके विचारों को सुनकर उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाता है, किंतु जब बोलने वाला सामने नहीं होता तो उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह साक्षात्कार लिपि करवा देती है। लिपि ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का उसके विचारों के माध्यम से साक्षात्कार कर लेते हैं। इसे ऐसे भी कहते हैं कि भाषा को मात्र सुना जा सकता है, जबकि लिपि में अंकित भाषा को आँखों से देखकर पढ़ा जा सकता है। लिपि न्यूनाधिक स्थायी चिन्हों की प्रणाली या पद्धति होती है जो किसी बोली या कथन विशेष को इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होती है कि वक्ता की हस्तक्षेप के बिना लगभग वैसा ही पुनः प्राप्त किया जा सके। लिपि और भाषा में संबंध एवं अंतर की अब हम बात करते हैं तो लिपि और भाषा दोनों अभिव्यक्ति की अलग अलग इकाइयां हैं। इस दृष्टि से इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे की प्रतिबद्ध है। लिपि के बिना भाषा का अपना अस्तित्व हो सकता है, किंतु भाषा के बिना लिपि का कोई अस्तित्व नहीं है। लिपि का प्रमुख प्रयोजन भाषा को अंकित करना मात्र ही है और भाषा की उत्पत्ति तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज़ है। भाषा का संबंध जीवन से है, जबकि लिपि का संबंध सभ्यता के भौतिक विकास से है। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है, किंतु भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग लिपि के स्थान पर भाषा के माध्यम से ही अपना काम सरलता से चला लेते हैं। जहाँ तक लिपि और भाषा के संबंध का सवाल है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबद्ध है, फिर भी दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इसका मुख्य कारण है लिपि में ध्वनि के लिए लिखित प्रतीकों एवं संकेतों की व्यवस्था है। इसमें लिपि चिन्हों की संरचना विद्यमान रहती है, क्योंकि भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ही अपना कार्य करती है। भाषा लिखित तथा मौखिक में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों के आधार पर भाव या धारणा है। जहाँ तक भाषा और लिपि में संबंध की अनिवार्यता का प्रश्न है, इसे संबंध की यही कहा जा सकता है कि भाषा और लिपि का संबंध अनिवार्य नहीं है बल्कि मानवीय है। लिपि का प्रयोग भाषा के स्वरूप को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है, किंतु इसके बिना भी भाषा पूर्ण होती है। भाषा अनेक लिपियों में पृथक पृथक रूप में लिखी जा सकती है और प्रत्येक रूप में भाषा का वही रूप जीवित रहता है। अब देखते हैं भाषा और लिपि में समानताएं क्या है और असमानताएं थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भाषा और लिपि में समानताएं। पहली समानता है भाषा और लिपि दोनों ही भावाभिव्यक्ति का साधन है, अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। नंबर 2 पर है दोनों के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। नंबर 3 पर है दोनों को ही मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका होती है, या इस रूप में लिपि की भूमिका अधिक व अमर होती है। भाषा व लिपि में असमानताएं। पहली असमानता की बात करें हम तो भाषा तो उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि जो है लिखित संकेतों का स्वरूप है। नंबर 2 पर है भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल व वर्तमान स्थान की सीमाओं में ही रहती है, जबकि लिपि वर्तमान काल तथा वर्तमान काल की सीमाओं से लेकर अनंत काल और असीमित स्थान तक रह सकती है। नंबर 3 पर है भाषा का संबंध स्वर, यंत्र, मुख और कर्णेंद्रिय से है, जबकि लिपि का संबंध हस्त क्रिया व नेत्रेंद्रिय से है। इसलिए भाषा का गुण श्रव्य है, जबकि लिपि का गुण दृश्य है। नंबर 4 पर है भाषा अनेक ध्वनियों की समष्टि स्थित है, जबकि लिपि उस उक्त समष्टि से है। अतिरिक्त चिन्ह, चिन्ह रेखा व प्रतीक आदि लेखन की प्रक्रिया है। नंबर 5 की हम बात करें तो भाषा के साधन ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ, स्वर तंत्र आदि हैं, पर किस लिपि के साधन समाज लिपि के साधन कागज, कपड़ा, हाथ, लकड़ी, पत्थर, लेखनी, छेनी आदि हैं। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों लिपि का प्रश्न है। लिपि की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास का जो वर्णन करना है 19 में आया है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपके छोटे प्रश्न भी काफ़ी ठीक हो जाएंगे। लिपि का उद्भव व विकास के बारे में चर्चा करते हैं। लिपि की उत्पत्ति भी भाषा की उत्पत्ति के समान विवादास्पद है। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के विषय में दैवीय सिद्धांत है, वैसे ही समस्त संसार में लिपि के भी दैवीय सिद्धांत मान्य है। दैवीय मत क्या है? पहला है कि भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्मा देवता से उत्पन्न मानकर उसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा है। नंबर 2 पर है प्राचीन मिस्र के लोग
थात देवता या आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता मानते हैं। नंबर 3 पर है यूनानी लोगों की मान्यता है कि पौराणिक पुरुष हर्मेस या पेलमिड्स या प्रामेथ्यूस या फिर ओरिथ तथा लिनोज आदि ने अपनी जो लिपि का निर्माण किया। नंबर 4 पर है बेबीलोनिया के लोग नेबो देवता को बेबीलोनियन लिपि का कर्ता मानते हैं। आगे में देखते हैं 5वें नंबर पे प्राचीन यहूदी लोग मोजेज देवता को प्राचीन जीव लिपि का कर्ता मानते हैं। समीक्षा की हम बात करें तो वस्तुतः ये विश्वास इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या देवता है, अतः भाषा की तरह लिपि का निर्माण भी देवता ने ही किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। इसके निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ न होकर अनेक व्यक्तियों का समाज का हाथ होता है। सही है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण करने के लिए अंगूठे में गांठ बांध लेते हैं। दूध आदि के हिसाब के लिए अंगुलियों के खड़े आधार के समान किलो आदि की रेखाएं बना लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार रेखाचित्र आदि बनाकर लिपि का निर्माण किया। आज चीन की तो समस्त भाषा ही चित्रलिपि में लिखी जाती है। प्राय प्रत्येक लिपि में रेखाओं या चित्रों की प्रमुखता होती है। लिपि का विकास कैसे हुआ कि यह माना जाता है कि आदिकाल में लिपि का प्रारंभ धार्मिक देवता का प्रतीक चिन्ह, दूसरा है जादू टोने के लिए रेखाओं का अंकन, तीसरा है अपनी आसपास की वस्तुओं का चित्रण, चौथा है एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए जीव जंतु या वृक्षादि का चित्रण, 5वें नंबर पर है स्मरण रखने की रेखाएं आदि बनाना आदि विविध कार्यों से लिपि का उद्भव व उसके विविध ध्वनि प्रतीकों का विकास हुआ। यही विकास आगे चलकर लिपि रूप में सामने आया। वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिलती है उससे विद्वानों का अनुमान है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4200 वर्ष के मध्य 6,000 वर्षों में लिपि का विकास हुआ है। ये 6,000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियां प्राप्त हुई हैं उन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा जाता है। पहला है चित्रलिपि, दूसरा सूत्र लिपि, तीसरा है प्रतीकात्मक लिपि, चौथा है भाव मूलक लिपि और 5वां है भाव ध्वनि मूलक लिपि और 6ठा है ध्वनि मूलक लिपि। दोस्तों सारी लिपियों की हम बात करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न आपका होने वाला है और इससे दोस्तों आपके काफ़ी प्रश्न ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 पर है चित्रलिपि। तो आदि मनुष्य के पास घर आदि कृत्रिम आश्रय की व्यवस्था नहीं थी, वह भी गुफाओं आदि में रहता था। अत्यंत प्राचीन काल की गुफाओं की खोज से पता चलता है कि उनकी दीवारों पर मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, बेल आदि के चित्र बने हुए होते हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला कि मनुष्य के प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण द्वारा गुफा सौंदर्य के लिए ये चित्र बनाए, या फिर दूसरा है कि आदि मनुष्य ने आवश्यकतावश अपने मनोभावों के चित्रण के लिए इन चित्रों द्वारा उन्हें लिपिबद्ध किया। चूँकि सभी लिपियों के मूल में प्राय चित्र निर्माण की परंपरा रही है, इससे अनुमान होता है कि लिपि का निर्माण इन्हीं चित्रों से प्रारंभ हुआ। इन्हीं से लिपि का विकास हुआ। उदाहरणार्थ अमेरिका के आदिवासियों की जो चित्रलिपि प्राप्त हुई है वह एक परिपूर्ण चित्र के समान है। इस चित्र में विविध आकृतियां बनी हैं। इसमें से एक का विवरण निम्नांकित है। इस चित्र के ऊपर एक चित्र है जिससे पता चलता है कि वह गोरे लोगों के आने का प्रतीक है। इसके नीचे 8 बंदूकें तथा 8 सैनिकों के चित्र क्रमशः बने हैं। इसी के दाहिनी ओर एक चित्र चिन्ह है जो शिविर का प्रतीक है। इसके नीचे 2 आदिवासी, एक अफसर तथा 5 सैनिकों के चित्र हैं। इनके शिविर में भी 2 चित्र हैं। इस अफसर के चित्र के नीचे मुर्गी व कछुए के चित्र हैं। सबसे ऊपर बाज का चित्र है। इस प्रकार इस चित्र से ज्ञात होता है कि अपनी सुरक्षा की सुव्यवस्था का प्रदर्शन इस चित्रलिपि में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि गोरे लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अफसरों और सिपाहियों ने शस्त्रों और भोजन की व्यवस्था कर ली है। अमेरिका में और चित्र मिले हैं जिनमें लेखन या चित्र निर्माण के लिए खाल, फर आदि का भी प्रयोग किया जाता था। इन चित्रों को अपनी सुविधानुसार कहीं भी भेजा जा सकता था। इसकी जो समीक्षा करते हैं हम, इस लिपि में अनेक कठिनाइयाँ थी। इसमें पहली कठिनाई है कि पृथक पृथक व्यक्तियों के चित्र न बनने से मनुष्य का तो बोध हो जाता था पर राम, श्याम आदि व्यक्तियों का बोध नहीं होता था।
नंबर 2 पर है इसमें स्थूल चित्रण तो था पर मनोभाव आदि का चित्रण नहीं हो पाता था। नंबर 3 पर ये चित्र जल्दी नहीं बनाए जा सकते थे, बहुत ज़्यादा समय लगता था इसमें बनाने में। नंबर 4 पर है चित्र बनाने में असमर्थ लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। 5वें नंबर पर है काल आदि के भावों का चित्रण भी इससे नहीं हो पाता था। कहा जाता है कि यह चित्रलिपि आगे चलकर प्रतीकात्मक हो गई। इससे पहले चित्र बड़े होते होंगे, फिर उनसे छोटे संक्षिप्त चित्र बनने होंगे, फिर वे किसी रेखा के रूप में रह गए प्रतीक बन गए होंगे। नंबर 2 पर है सूत्रलिपि। लिपि विकास की अगली पीढ़ी सूत्रलिपि है। आज भी यह परंपरा के रूप में गाँवों में सुरक्षित है। गाँवों में आज भी किसी बात या संदेश को याद करने के लिए अंगोछे आदि वस्त्र में गांठ बांध लेते हैं। बाद में गांठ देखते ही वह बात याद आ जाती है। इस प्रक्रिया में वर्ष गांठ में परिवार के लोग एक स्थायी धागा रखकर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक गांठ लगाते जाते हैं। जितनी गांठ उसे धागे में होगी वह उतनी ही वर्ष का माना जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के पेरू की क्विकू नामक सूत्रलिपि प्राप्त है, जिससे यह एक बड़ी रस्सी में अनेक छोटी छोटी रस्सियाँ लटकती हुई दिखती है। ये रस्सियाँ सेना का वर्णन प्रस्तुत करती है। समीक्षा इसकी देखते हैं कि चित्रलिपि की कठिनाइयों के समान इनमें भी कठिनाइयाँ हैं। इससे सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। हाँ, केवल कुछ स्थूल बातें ही समझ में आती है, स्मरणार्थ बनाई जा सकती है। नंबर 3 पर है प्रतीकात्मक लिपि। लिपि विकास परंपरा में प्रतीकात्मक लिपि की तीसरी पीढ़ी है। यह जब कोई चित्र धीरे धीरे किसी का स्थायी प्रतीक बन जाता है और उसका प्रयोग चल निकलता है तो वह प्रतीकात्मक लिपि का चिन्ह बन जाता है। भारत में विवाह के प्रसंग में लोग संबंधियों को कुछ प्रतीक वस्तुएं देते हैं। लड़की के विवाह में निमंत्रण के लिए चावल और लड़के की बारात में चलने के लिए सुपारी देते हैं, जिसका आशय होता है कि आपको निमंत्रण आवश्यक रूप से स्वीकार करना है। इसी प्रकार कोना कटा पोस्टकार्ड तब भेजा जाता है जब किसी की मृत्यु और की सूचना देनी होती है, यदि यही प्रतीकात्मक पदार्थ बाद में भी लिपि के रूप में आए होंगे। समीक्षा देखते हैं इसकी। ये प्रतीक चिन्ह न तो पूर्ण कार्य के लिए व्यापक रूप से प्रचलित हैं और न इनसे मनोभावों की अभिव्यक्ति पूर्ण हो सकती है, अतः यह भी अपूर्ण है। नंबर 4 पर है भावमूलक लिपि। ऊपर की आरंभिक तीनों लिपियों में भाव चित्रण की समस्या थी। आगे चलकर विभिन्न पदार्थों के द्वारा भावाभिव्यक्ति की भी प्रयास आरंभ हुआ। उदाहरणार्थ प्रकाश के लिए सूर्य का चित्र बनाना, चलने के लिए पैर के चित्र बनाना, दुख को प्रकट करने के लिए आंसू के चित्र बनाना आरंभ हुआ। चीन, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका में भाव लिपि के चित्र उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के एक रेड इंडियन सरदार ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी भावमूलक लिपि में एक पत्र भेजा। इसमें आवाज सहित राष्ट्रपति, कबीले के सरदार, उसके पीछे 4 सिपाही, एक मछली, प्रतीक चिन्ह आदि बने हैं। सरदार का हाथ आगे की ओर बढ़ा है। इस भावलिपि का पढ़ा जाता है। मैं गरुड़ चिन्ह कबीले का सरदार, मेरे सिपाही, मत्स्य चिन्ह कबीले का एक व्यक्ति और एक अज्ञात चिन्ह कबीले का मुझसे अधिक बलवान सरदार एकत्र है और आपसे मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आपसे सभी बातों में मत समानता है। हमारे 3 सिपाही आपके तौर तरीके अपनाने को तैयार हैं। यह लिपि अन्य पूर्ववर्ती तीनों लिपियों से अधिक विकसित है। चीनी लिपि के अनेक चिन्ह इसी प्रकार के हैं। नंबर 5 पर है भाव ध्वनि मूलक लिपि। इस लिपि में 2 विशेषताएं हैं। इसके कुछ चिन्ह भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तथा कुछ चिन्ह ध्वनियों की अभिव्यक्ति करते हैं। वर्तमान चीनी लिपि भी कुछ इसी तरह की है। कुछ अध्येता सिंधु घाटी लिपि को भी भाव ध्वनि मूलक लिपि मानते हैं। नंबर 6 पर है ध्वनि मूलक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि में चिन्ह किसी न किसी मुखोच्चारित ध्वनि को प्रकट करते हैं। इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि, अरबी और अंग्रेजी जैसी लिपियाँ मूलतः ध्वनि मूलक हैं। इनसे एक एक ध्वनि वर्ण का लेखन होता है। ध्वनि मूलक लिपि 2 प्रकार की होती है, आरक्षित और वर्णिक। आरक्षित और वर्णिक लिपि क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आरक्षित लिपि की अगर बात करें तो आरक्षित लिपि का अर्थ, अक्षर का अर्थ सामान्यतः स्वर युक्त व्यंजन या केवल एक स्वर समझना चाहिए, अर्थात ए, ई, ए आदि पूर्ण स्वर हैं और का, की, के आदि भी एक अक्षर है। इस रूप में देवनागरी लिपि अक्षर लिपि है क्योंकि इसके प्रत्येक व्यंजन में उ, ई आदि की मात्रा भी लगी होती है। हल वर्ण को अक्षर नहीं माना जाता। जैसे स्वास्थ्य के उच्चारण में स, व, आ, स, थ ये 6 ध्वनियाँ हैं, पर नज़र एक होने से यह एक अक्षर माना जाता है।
ब्राह्मी लिपि से विकसित लिपियाँ आरक्षित है, अक्षरिक है। नंबर 2 पर है वर्णिक लिपि। तो वर्णिक लिपि में प्रत्येक स्वर व्यंजन अलग अलग लिखा जाता है। रोमन लिपि इसी प्रकार की लिपि है। हिंदी में राम लिखने पर लगता है कि इसमें 2 वर्ण है, पर अंग्रेजी में रामा लिखने पर लगता है कि इसमें 4 ध्वनियाँ है। भाषा विज्ञान इसके आदर्श लिपि मानता है। आगे अगर हम बात करें तो भारत की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता। भारत एक बहुभाषी देश या राष्ट्र है। आज यह राष्ट्र एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है। हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं को अपनी अपनी लिपियाँ हैं। कुछ तो देवनागरी से विकसित है और कुछ को स्वतंत्र रूप है। जिस प्रकार हमने आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, उसे संपर्क का माध्यम भी स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार समस्त देश की भाषाओं के लिए यदि एक ही लिपि, मुख्यतः देवनागरी लिपि स्वीकार कर ली जाए तो इससे न केवल एक सूत्रता में वृद्धि होगी, बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की सुविधा भी हो जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि तमिल भाषा की लिपि देवनागरी हो तो समस्त उत्तर भारत के लोग तमिल सीखने में आसानी अनुभव करेंगे। असल में दूसरी भाषा को सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि भेद ही है। अतः यदि लिपि भेद को हटा दिया जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न होगी। आज तो उत्तर दक्षिण व हिंदी अंग्रेजी विवाद है, वह सुलझ जाएगा। इससे सभी भाषाएं समग्र होगी व आदान प्रदान का स्वरूप बढ़ेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी कमियां दूर करने का एक माध्यम मिलेगा। जैसे हिंदी में अंग्रेजी को अत्यंत सशक्त कर लिया है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी भाषाओं के लिए एक लिपि का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, ये थे सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर दोस्तों BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।